बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक और क्वेश्चन है, ये नियाजी कंपनी लिमिटेड के नाम से, ठीक है जी। और इसमें भी एग्जामिनर ने डेफर्ड टैक्स के हवाले से जो है वो एक सवाल ही पूछा। बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन, आज तक इससे पहले इस तरह का सवाल नहीं आया। इसने सिर्फ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट का नोट मांगा है, ठीक है ना। इसका मतलब है करंट टैक्स कोई कैलकुलेट नहीं होगा। तो इस बंदे ने ड्यूरिंग द पीरियड की ट्रांजेक्शन भी नहीं दी है, बहुत कम दी है, सिर्फ बैलेंसेस पे जो है वो इत्तेफाकी है। डेफर्ड टैक्स का नोट बनाने का मतलब है मुझे ओपनिंग नोट भी चाहिए होगा, क्लोजिंग नोट भी चाहिए होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर मैं सर इसको रीड करना शुरू करता हूं। और रीड करने से पहले मैं आपको जरा एक चीज याद दिलाऊं कि सर देखिए, एक दफा जब हमने एक चीज क्लास में पढ़ी थी कि जब आप एसेट को रिवैल्यू करते हो, ठीक है ना, तो रिवैल्यूएशन पे आप बुक करते हो डेफर्ड टैक्स और वो रिकॉर्ड होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस के थ्रू। लेकिन वंस जब ये डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड हो जाता है रिवैल्यूएशन सरप्लस के थ्रू, तो सर फिर आप इसको रिवर्स करते हो डेप्रिशिएबल एसेट्स पे, जब डेप्रिसिएशन बुक करते हो, एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब देखिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब है रूटीन डेप्रिसिएशन भी पीएनएल में जा रही है और जो एडिशनल अमाउंट है वो भी पीएनएल में जा रही है। यानी एक एसेट का रिडक्शन पहले 10 रुपए था, अब हो गया 11 रुपए, तो सर 1 रुपया जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो भी कहां जा रहा है? पीएनएल में। तो मुझे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स भी पीएनएल में करना पड़ता है, ताकि एक एक्सपेंस अगर पीएनएल में गया है एडिशनल डेप्रिसिएशन का, तो उससे रिलेटेड डेफर्ड टैक्स इनकम भी पीएनएल में जनरेट हो। इसका मतलब है आगे आने वाले दिनों में मैं सिंपल अगर अपने अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन का डिफरेंस लेके डेफर्ड टैक्स बुक करूं तो कोई मजाक वाली बात नहीं है। यानी मुझे सर रिवैल्यूएशन का ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है जो इस ईयर से पहले हुई है, बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं, नॉर्मल तरीके से उसको लेके चले। लेकिन जो इस पीरियड में रिवैल्यूएशन हुई है उसका ट्रैक रखने की जरूरत है। देखिए, सवाल में बिला वजह एग्जामिनर ने 2005 में जो रिवैल्यूएशन हुई है उसको अकाउंट फॉर करने की कोशिश की है। लेकिन सर ये याद रखिएगा कि पुरानी रिवैल्यूएशन पे जो डेफर्ड टैक्स बुक हुआ था वो बुक तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से हुआ था, लेकिन यूज करने की वजह से जो रिवर्सल आएगा वो पीएनएल के थ्रू ही आएगा, तो उसको अलग से अकाउंट फॉर करने की, रिकॉर्ड करने की या ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आए सर जरा इस सवाल में देखें। इस सवाल में क्या है जनाब, सबसे पहले तो कह रहा है जनाब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नियाजी कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2012 आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फ्रॉम द कंपनीज रिकॉर्ड, टैक्स रिकॉर्ड, अकाउंटिंग एंड टैक्स रिकॉर्ड। सर मेरे पास सबसे पहले आ रहा है पीपी। अब अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास ओपनिंग जो है वो 2000 रुपए का है बैलेंस, ठीक है जी, और क्लोजिंग मेरे पास जो है वो 2700 रुपए का। और वो डिटेल्स में कह रहा है कि रिवैल्यूएशन लैंड और बिल्डिंग की हुई थी 2005 में। सर बकवास बात है, जाने दें, दफा करें उसको। इस एसेट के अंदर अगर वो शामिल है तो जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो वैसे ही पीएनएल में जा रहा है, उसका टैक्स इंपैक्ट भी पीएनएल में जा रहा है, मुझे अलग से उसको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर इस सवाल में रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस दिया होता उसने और वो कहता कि मुझे जर्नल एंट्रीज बना के दो, तो सर मैं रिवैल्यूएशन से एक अमाउंट रिटेनिंग में नेट ऑफ टैक्स मूव करता। लेकिन इसके बावजूद सर उसने सिर्फ डेफर्ड टैक्स का नोट मांगा है, कुछ भी नहीं करना है इसको, सिंपली आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। नीचे अलबत्ता एक काम की इंफॉर्मेशन है कि प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 150 रुपए वॉज कमीशन ऑन 1 जनवरी 2010। अब 2010 में ही आया था, तो 2010 गुजार लिया, 11 गुजार लिया, 12 गुजार लिया, 3 साल हो चुके हैं। 150 मिलियन का एसेट था, 10 साल की लाइफ है, 15 रुपए का डेप्शन सालाना आता है। इसका मतलब है सर साल के एंड पे 31 दिसंबर 2012 पे इसकी कैरिंग अमाउंट 105 मिलियन रुपए थी, बट इट वॉज रिवैल्यूड एट 145 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 2012। इसका मतलब है आपने इस एसेट को 40 रुपए से रिवैल्यू किया। ये ड्यूरिंग द पीरियड की रिवैल्यूशन है। हम इस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करेंगे तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से बुक करेंगे, उसका हिट पीएनएल में नहीं जाएगा। लेकिन जब वो रिवर्स होना शुरू होगी अगले सालों में उसका हिट पीएनएल में जाएगा। इसका मतलब इस साल उसका ट्रैक रखने की जरूरत है, आगे के सालों से उसका भी ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड डाउटफुल डेट्स आ रहा है सर, सीधा सीधा हिसाब है। टाइम बार्ड लायबिलिटीज का जिक्र है इसमें, वो भी हम देख लेते हैं। फिर वो कह रहे जनाब हमारे पास जो है वो एक प्रायर पीरियड का जो है वो, प्रायर पीरियड का तो खैर कोई इंपैक्ट नहीं है इसके अंदर, सब सीधा सीधा हिसाब किताब है। 2010 की जो है वो टाइम बार्ड पेबल्स हैं, इस साल जो है वो टाइम बार्ड हुए, तो हम इस साल की इनकम में उसको एड बैक करेंगे। सर हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का नोट बनाना है, हम स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि सर मुझे जो डेफर्ड टैक्स के लिए वैल्यूज चाहिए होंगे, पीपी की वैल्यू चाहिए होगी जो कैरिंग अमाउंट वाली है, यानी सर जिसके अंदर रिवैल्यूएशन नहीं है, ठीक है जी। आप सीधे से स्टार्ट करते हैं। पीपी है मेरे पास, कैरिंग अमाउंट, सर उसका टैक्स बेस डिफरेंस, सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और डिफरेंस, ठीक है जी, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के लिए।
सर अगर मैं दोबारा सवाल पे जाऊं तो मेरे पास सवाल में आ रहा है जनाब ओपनिंग बैलेंस मेरे पास आ रहा है 2000 रुपए का, ओपनिंग टैक्स बेस मेरे पास आ रहा है 1600 रुपए का, तो इसका मतलब है ओपनिंग में मेरे पास डिफरेंस था कितने का, 400 रुपए का। सर मेरे पास क्लोजिंग में कैरिंग अमाउंट आ रही है कितने की, 2700। मैं अज्यूम कर रहा हूं इस एसेट पे अगर रिवैल्यूएशन नहीं होती तो ये 40 रुपए कम होता, ठीक है जी, टैक्स बेस, और ये बिल्कुल लास्ट डे पे रिवैल्यूएशन हुई है साल के। सर मेरे पास टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू है 2400 और मेरे पास इससे डिफरेंस आ रहा है इतने का। इसका मतलब ये कि ड्यूरिंग द पीरियड 400 रुपए का डिफरेंस रिड्यूस होकर 260 पे आ गया, ठीक है जी। याद रखना सर मेरे पास अब रिवर्सल आ रहा है, जब एसेट मैंने रिवैल्यू किया था वो अब डेप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन साल के एंड पे एक रिवैल्यूएशन हुई है, उसका एसेट अभी डेप्रिशिएट नहीं हुआ, ड्यूरिंग द पीरियड रिवैल्यूएशन हुई। तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास पीपी जो रिवैल्यूएशन की वजह से इस साल इंक्रीज हुआ है वो कितने का जी, 40 रुपए का, टैक्स बेस उसकी 0 है। सर मेरे पास एक टैक्सेबल डिफरेंस और आ गया। अब सर मैं देख रहा हूं जनाब मेरे पास, सबसे पहले इसको मैं बिल्कुल आखिर में ले जाता हूं सर। अब पता है मेरे पास सर इसके बाद आ रहा है जनाब रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑब्लिगेशंस, मैं इसको एक जनरल नाम दे देता हूं ऑब्लिगेशन, ठीक है जी। मेरे पास सर इसका ओपनिंग बैलेंस कितना, 50 रुपए का। सर वो कह रहे ड्यूरिंग द पीरियड आपने राइट ऑफ की, किस चीज को राइट ऑफ किया सर, प्रोविजन को राइट ऑफ किया, इसका मतलब है सर मेरे ये नहीं बजट्स को राइट ऑफ किया, कितने की जी, 5 रुपए का अमाउंट है ये, सॉरी सर। सर मेरे पास ये ड्यूरिंग द पीरियड जो राइट ऑफ हुआ ये टैक्स वाला एज एन एक्सपेंस अलाउ कर देगा, ठीक है जी। फिर मेरे पास वो कह रहा है ड्यूरिंग द पीरियड एक्सपेंस हमने बुक किया नेट ऑफ पेमेंट, एक्सपेंस आपने बुक किया है नेट ऑफ पेमेंट, ठीक है जी। एक्सपेंस मैंने कितने का बुक किया सर, 6 रुपए का। नेट ऑफ पेमेंट का मतलब है एक्सपेंस असल में 9 का था और जो मैंने कैश पे किया है वो कितने का जी, वो है जनाब को 3 रुपए का। तो सर मेरे पास जो प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो 51 रुपए का आ रहा है, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस था 50 रुपए का, टैक्स बेस 0 था, क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास आ रहा है सर को 51 रुपए का, टैक्स बेस इसकी भी 0, इसका मतलब डिफरेंस 1 रुपए से बड़ा है। सर अगर मैं पीएनएल अप्रोच से चलता तो मेरे पास सर अकाउंटिंग एक्सपेंस होता कितने का सर, 9 रुपए का। मेरे पास टैक्स एक्सपेंस होता कितने का सर, 5 रुपए का ये और 3 रुपए का ये। तो सर मेरे पास अकाउंटिंग और टैक्स एक्सपेंस में डिफरेंस 1 रुपए का आता, और यही आप देख रहे हैं कि 50 रुपए का डिफरेंस इंक्रीज होकर कितने हो गया, 51 का हो गया, ठीक है जी। तो सर अगर मैं टाइम बार्ड पेबल्स को देखूं तो मेरे पास सर ओपनिंग टाइम बार्ड पेबल्स कुछ भी नहीं थे, 0 थे। ड्यूरिंग द पीरियड जो है वो टाइम बार्ड पेबल पीएनएल में इनकम में ऐड हुए हैं कितने के जी, 8 रुपए के जो है वो ये अमाउंट ऐड हुआ है। फिर इसके बाद वो कह रहे जनाब हमने इसमें से कुछ पे कर दिया, सेटल कर दिए। सर एफबीआर ने इसी वक्त अलाउ कर दिए होंगे, 3 रुपए की अमाउंट है जो हमने सेटल की है जी सर, और 2 रुपए की अमाउंट को हमने खुद इनकम मान लिया, हमने कहा नहीं यार टाइम बार्ड पेबल है, हमने इसको पे नहीं किया, हमने इसको पीएनएल में कन्वर्ट कर दिया। तो सर मेरे पास जो नेट मेरे और अब टैक्स वाले के साथ डिफरेंस है वो सिर्फ 3 रुपए के पेबल्स का है। देखिए 8 रुपए का टाइम बार्ड हुआ तो उसने कहा इसको इनकम में डाल दिया, मैंने टैक्स की इनकम में ऐड हो गया। जब मैंने सर इसको 3 रुपए पे कर दिया तो एफबीआर ने मुझे उसका इमीडिएटली एक्सपेंस भी अलाउ कर दिया, तो मेरे पास सर अकाउंटिंग और टैक्स प्रॉफिट्स का डिफरेंस खत्म हो गया। 2 रुपए मैंने अपनी इनकम में चार्ज कर लिया तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं रहा, मतलब ये अकाउंटिंग के हिसाब से भी इनकम बन गई, टैक्स के हिसाब से भी इनकम बन गई। मेरे पास सर 3 रुपए के नेट पेबल्स ऐसे हैं जिसको अकाउंटिंग वाला तो इनकम नहीं मान रहा लेकिन टैक्स वाला इनकम मान रहा है सर, और इस पे एफबीआर टैक्स कब अलाउ करेगा, जब मैं इसको पे करूंगा सर। तो मेरे पास टाइम बार्ड पेबल्स साल के स्टार्ट में कुछ नहीं थे, क्लोजिंग पे मेरे पास सर 3 रुपए का पेबल मौजूद है और मेरे पास सर ये बनता है जनाब कोई 3 रुपए का हिसाब किताब। अब अगर सर मैं काम ये करूं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाऊं, मुझे बताएं जो डेफर्ड टैक्स चार्ज मैंने पीएनएल में डालना है, मेरे पास ओपनिंग डिफरेंस इतना था, क्लोजिंग 206 रुपए का डिफरेंस है। तो मेरे पास सर ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी 35% के हिसाब से 122.5 की और क्लोजिंग है 72.1 का, ठीक है जी। अच्छा मेरे पास सर जो ड्यूरिंग द पीरियड रिवैल्यूएशन सरप्लस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो बनेगी कोई 14 रुपए की। तो सर अगर अब मैं एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की मूवमेंट बनाऊं तो मेरे पास सर ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी कोई 122.5 की, ठीक है जी, और मुझे सर क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी चाहिए कितने की सर,
72.1 मैं सिर्फ पीएनएल का चार्ज देख रहा हूं, ठीक है जी। तो मेरे पास सर ड्यूरिंग द पीरियड का जो चार्ज निकलता है वो निकलता है 50.4 डेफर्ड टैक्स इनकम चार्ज टू पीएनएल, ठीक है जी। अब अगर मैं काम करूं सर, मैं डेफर्ड टैक्स, अच्छा फिर मेरे पास ड्यूरिंग द पीरियड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी बुक हुई है टू ओसीआई, जो चार्ज हुई है ओसीआई में कितना जी 14 रुपए का। तो सर अगर कोई मुझसे पूछे कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का वो बनाओ सर, मतलब टोटल अकाउंट बनाओ, तो मैं सर अकाउंट भी बना देता हूं, अकाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है 122.5, ठीक है जी। मेरे पास सर क्लोजिंग बैलेंस कितना है 72.1 प्लस 14। तो मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा यार मेरे पास ड्यूरिंग द पीरियड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हुई है 36 रुपए 40 पैसे से, और मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं चार्ज टू पीएनएल इनकम के तौर पे चार्ज हुई है सर हमारे पास, ये रिवर्स हुई है ना, हमारे पास इनकम के तौर पे चार्ज हुई है सर 50 रुपए 40 पैसे, सर मेरे पास रिडक्शन टू इक्विटी के तौर पे चार्ज हुआ ये कोई 14 रुपए का। ठीक है जी। तो सर होपफुली आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा सर। जो मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस बचा है वो 86.1 बचा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह जी।